गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोवाइडिंग अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बताए डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताए थे, बेसिक बताए थे, डेप्रिसिएशन क्या है उसके बारे में बताए थे, है ना। अब ये पार्ट 2 है। इसे देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपको डीपली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोवाइडिंग अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोवाइडिंग अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स और ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तीन जो नेम दिख रहा है वो एक ही चीज़ है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितना में आप परचेज किए थे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स एसेट्स का जो वैल्यू था, और हिस्टोरिकल एट कॉस्ट मतलब ये भी वही चीज़ है, तीनों का मीनिंग एक ही है। देखिए, इट includes invoice price and other cost which are necessary to put the assets is in use or working condition। देखिए, ये क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जब हम सामान कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाते हैं, तो परचेज करने में जो खर्चा होता है उसमें उसके साथ साथ कुछ और एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकलता है। देखिए, बिसाइड द परचेज प्राइस इट इंक्लूड्स फ्रीट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रीट मतलब उसमें लाने का जो भाड़ा लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो एक जगह से दूसरे जगह आया, ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंसेज है, फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट का जो इंश्योरेंस होगा, फिर है क्या, इंस्टॉलेशन कॉस्ट मतलब उस मशीन को वर्किंग में लाने के लिए जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स एड आइटम सच एज सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ये सारे एक्सपेंसेस जो होता है वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड होता है, तभी वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब उस सामान का जो पहले वैल्यू जो था वो परचेज प्राइस निकलेगा। क्योंकि कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो उसमें से इतना सारा आइटम को आपको जोड़ना होगा, तब वो टोटल जो होगा वो वही उस मशीनरी का, उस एसेट्स का परचेज प्राइस होगा। इन केस ऑफ परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड एसेट इज इंक्लूड्स इनिशियल रिपेयर कॉस्ट टू पुट द एसेट्स इन वर्केबल कंडीशन। देखिए, यदि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी ले लिए, उसमें कुछ खराबी है ना, उसको रिपेयर किए, तो मान लीजिए आप 4 लाख का गाड़ी था नया, आप उसको 1.5 लाख रुपया में ले लिए, सस्ता गाड़ी था, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख में ले लिए, उसका इंजन पूरा खराब था, है ना, कुछ उसमें रिपेयर किए, तो 1.5 लाख में गाड़ी लिया, रिपेयर करने में आपको 50,000 रुपया लग गया, तब उस गाड़ी का जो परचेज प्राइस होगा वो तो 2 लाख रुपया हो जाएगा, ना कि 1.5 लाख। क्योंकि उसमें तो आपका वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेज हुआ, जिसको रिपेयर में आपका पैसा गया, तो वो सारे एक्सपेंसेज देने के बाद जो अब आपका एक टोटल अमाउंट होगा वो होगा आपका परचेज प्राइस, ठीक है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोवाइडिंग अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और सॉल्विंग वैल्यू। यहाँ पे देखिए, इट इज द एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू और सेल वैल्यू। नेट रेसिडुअल वैल्यू और सेल वैल्यू एक ही होता है। देखिए, ऑफ द एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, द नेट रेसिडुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। क्या होता है कि उस एसेट्स को यूज करेंगे कब, सेल वैल्यू में। जैसे कि उसको मान लीजिए 5 लाख का एसेट्स खरीदे थे, और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 5 साल के बाद उसका वैल्यू हो गया 1 लाख रुपया, है ना, तो 1 लाख रुपया उसका रेसिडुअल वैल्यू हो गया, यानी उसको हम बेचेंगे, सेल वैल्यू 1 लाख रुपया हो गया। देखिए, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मशीन परचेज फॉर 50,000 रुपया में एक मशीन परचेज किया, ठीक है, वो उसका लाइफ जो था वो 10 साल था, अब वो मशीन 6,000 रुपये में बेच रहे हैं। अब लेकिन 6,000 में बेच रहे हैं, उसमें बेचने में भी कुछ एक्सपेंसेज हो रहा है ना, कितना, 1,000 रुपया। अब 1,000 उस मशीन को बेचने में खर्चा हो रहा है, तो उस मशीन का जो रेसिडुअल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5,000 रुपया होगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। देखिए, अभी हम इसके बारे में बेसिक बता रहे हैं, अब इसका जब प्रॉब्लम बनाएंगे, इसको क्वेश्चन को उस समय तो पूरा डीपली बताएंगे, बट इसको अभी इसका बेसिक समझना जरूरी, इसका ये कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब आगे और अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए हर वीडियो को देखें। देखिए, यहाँ क्या है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट। अब डेप्रिसिएबल कॉस्ट अभी बताएं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस नेट रेसिडुअल वैल्यू, है ना, इट इज
द डेप्रिसिएशन कॉस्ट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड चार्ज एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। देखिए इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जितना भी तरह का नेट रेसिडुअल वैल्यू को लेस करिएगा तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकलेगा, है ना। कि डेप्रिसिएशन मतलब पहले आप कितना परचेज प्राइस किए थे कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसमें से नेट अभी रेसिडुअल वैल्यू अभी क्या है उसको लेस करिएगा तो आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकलेगा। ये फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये क्या है, देखिए जैसे देखिए कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग में आता है तो नया आता है ना, धीरे धीरे वो उसका धीरे धीरे बाजार में उसका डिमांड कम हो जाता है, वो डिप्रिशिएट करता है। जैसे देखिए अभी ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करें तो हम लोग पहले बच्चा थे, धीरे धीरे बड़ा हुए, है ना। पहले 1 क्लास में पढ़ते थे, धीरे धीरे देखिए आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, उसके बाद देखिए पढ़ लिख करके फिर दूसरा लाइफ में चले जाएंगे, जिसमें कुछ हम लोग को लाइबिलिटीज होगा बहुत सारा। जिस तरह हम लोग के पेरेंट्स का लाइबिलिटीज है हम लोग को पढ़ाना लिखाना, उस तरह सभी का लाइबिलिटीज बढ़ते जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद आदमी का लाइफ खत्म हो जाता है। इसी तरह जिस तरह ह्यूमन बीइंग में है, ह्यूमन बीइंग में जिस तरह लाइफ खत्म होता है उसी तरह एसेट्स में भी होता है लाइफ। उस सब का भी लाइफ होता है कि इतना पीरियड के लिए वो लाइफ है, उसके बाद धीरे धीरे उसका लाइफ अपने खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, तो क्या वो हमेशा आपको लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना रहेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा। 10 साल यदि अच्छा फ़ोन होगा तो 4-5 साल चलेगा, उसके बाद फिर आपको दूसरा फ़ोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका लाइफ ही इतना है, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो जिस तरह ह्यूमन बीइंग में होता है उस तरह सारे एसेट्स में ये नियम लागू होते हैं, ठीक है। देखिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इसके पहले वाले वीडियो में है, इसका पार्ट 1 वाले वीडियो में हम बताए थे दोनों डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इससे देखने से पहले आप उसे भी देख लें ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए कोई भी पॉइंट पकड़ते हैं उस पॉइंट को क्लियर कर देना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्लियर करेंगे तभी वो पॉइंट के बारे में हमको नॉलेज मिलेगा। देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन है और अमोर्टाइजेशन है। अभी हम बात किए थे पहले वाले वीडियो में, तो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। जो एसेट्स फिक्स होता है, जो टेंजिबल एसेट्स होता है, टेंजिबल एसेट्स मीन्स बताए थे कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, है ना, और वो होता है टेंजिबल एसेट। जिससे हो गया क्या, अब लैंड को छोड़ देना है, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन लागू नहीं होगा, क्योंकि ये इसका वैल्यू घटता नहीं है, इसका वैल्यू बढ़ता ही है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। लेकिन प्लांट है, मशीनरी है, फिर फर्नीचर है। अब कोई आप फर्नीचर खरीदे हैं, उसको आप 10 साल यूज कर लिए, उसको बेचिएगा तो उतना में नहीं बिकेगा, वो तो कबाड़ी के वैल्यू देगा, है ना, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स पे होता है, लेकिन एमोर्टाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे होता है। जैसे कि अभी बताए पेटेंट्स हो गया, है ना, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इस पे एमोर्टाइजेशन होता है, जिसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे पता चलता है कि हाँ ये इंटेंजिबल मतलब कि इंटेंजिबल एसेट्स है। जैसे कॉपीराइट के बारे में बोले थे अभी, इसके पहले वाले वीडियो में बात किए थे कि एक मार्क का जो सरसों का तेल रहता है उसका क्या है, कॉपीराइट है। एक मार्क वाला ताज वाला, यदि वो वाला तेल क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है कि 1 नंबर तेल है, तो उसमें यदि कोई खराबी आ जाए तो उस पर विश्वास नहीं करेगा आदमी, तो धीरे धीरे उस तेल का सेलिंग जो है सो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका क्या होगा कि ट्रेडमार्क में एमोर्टाइजेशन हो गया, मतलब उसका गिरावट आ गया, ठीक है। देखिए एमोर्टाइजेशन रिफर टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइज, गुडविल विच हैव बीन यूटिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अभी जैसे बात किए कि ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन मतलब भी होता है गिरावट और डेप्रिसिएशन का मतलब भी होता है गिरावट। तो ये अमोर्टाइजेशन जो होता है, जैसे बताया गुडविल पे होता है, ट्रेडमार्क पे होता है ना, कॉपीराइट पे होता है, ये सब चीज़ में यदि कमी आती है जिसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। और फिक्स्ड एसेट्स पे यदि कमी आती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए द शेड्यूल ऑफ amortization of or periodic write off a portion of the cost of intangible assets is the same as that for the depreciation of fixed assets। जैसे अभी डेप्रिसिएशन के बारे में बात की कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स पे लागू होता है, और ये अमोर्टाइजेशन जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे लागू होता है। फॉर एग्जांपल इट बिजनेस फर्म बाय द पेटेंट्स 10 लाख एंड एस्टिमेटेड दैट इट्स यूजफुल ऑफ लाइफ 10 ईयर्स। देखिए years business must firm return of 10 lakh over 10 year, the amount so return of is technically referred as amortization। क्या हुआ कि एक कोई पेटेंट्स लिए 10 लाख में और 10 साल तक उसका लाइफ है ना, उसके बाद 10 साल के बाद क्या होगा कि उसका अमाउंट रिटर्न ऑफ
खत्म हो जाएगा, टेक्निकली रेफर्ड हो गया, मतलब कि वो धीरे उसका अमाउंट में गिरावट आ गया, है ना। देखिए यहाँ फिगर में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड डिप्लेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन के बारे में बात किए थे अभी हम कि वो फिक्स्ड एसेट्स पे लागू होता है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब टेंजिबल एसेट्स, है ना, टेंजिबल एसेट्स मतलब प्लांट है, मशीनरी है, इस पे डेप्रिसिएशन लागू होता है। लेकिन डेप्लेशन क्या है भाई, तो दोनों बोले डेप्रिसिएशन एंड डेप्लेशन, ठीक है, दोनों एक ही, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, जिसका मीनिंग होता है कमी, मतलब गिरावट आ जाना। लेकिन डेप्रिसिएशन को हम फिक्स्ड एसेट्स पे लागू करेंगे और डेप्लेशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज पे ये लागू होता है। जैसे देखिए डॉक्टर, कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो देखिएगा वहाँ पे ऑक्सीजन का गैस ऑक्सीजन जो गैस जो लगाया जाता है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है उसमें, तो वो डॉक्टर लोग जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ये नहीं कहता है कि ऑक्सीजन डिप्रिशिएट कर गया, नहीं, यहाँ पे क्या कहेगा कि द ऑक्सीजन गैस इज डेप्लेटिंग। डॉक्टर लोग कहते हैं कि दैट ऑक्सीजन गैस इज डेप्लेटिंग, मतलब ऑक्सीजन गैस खत्म हो रहा है, उसमें कमी हो रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ इसका यूज होता है। सबका मीनिंग एक ही है कि डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, डिप्लेशन हो गया, सबका मीनिंग एक ही है कि गिरावट आना, कमी आना, लेकिन उसका यूजेज जो है वो अलग अलग जगह पे है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे, डेप्लेशन बोले नेचुरल रिसोर्सेज पे। मतलब क्या हुआ, जैसे कि डॉक्टर लोग क्या कहता है कि द ऑक्सीजन गैस इज डिप्लेटिंग, मतलब ऑक्सीजन गैस खत्म हो रहा है, कमी हो गया उसमें। और अमोर्टाइजेशन मतलब बताए जो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा क्लियर से कि ये तीनों का मीनिंग अलग अलग। देखिए the term depletion is used the context of extraction of natural resources like mines, quarries, etc. that reduce availability of quantity the materials और assets। देखिए अभी हम बात किए थे कि ये डिप्लेशन जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज पे जो चीज़ कमी आती है उसमें हम कहेंगे कि डिप्लेशन हो गया, इसमें ये नहीं कहेंगे कि डेप्रिसिएशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेज इनटू माइनिंग बिजनेस एंड परचेज अ कोयल माइन। देखिए इसमें एग्जांपल में देखिए माइनिंग इंटरप्राइजेज में एक परचेज किया आप कोयल माइन, ठीक है, 10 लाख का। देन द वैल्यू ऑफ कोयल माइन डिक्लाइन विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ कोयल ऑफ आउट ऑफ द माइन, द डिक्लाइन वैल्यू ऑफ माइन इज टर्म्ड एज डिप्लेशन। मतलब जो आप 10,000 में परचेज, 10 लाख में परचेज किए थे, अब उसका वैल्यू क्या हुआ कि अब वो कोयला हो गया, खत्म हो गया, आउट ऑफ द माइन हो गया, है ना, मतलब वो पहले आप परचेज किए थे वो कोयला खत्म हो गया, तो उसमें क्या होगा कि ये डिप्लेशन होगा। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये डिप्रिसिएशन कर गया, मतलब इतना कोयला था अब खत्म हो गया तो इसको डिप्रिसिएशन, यहाँ पे डिप्रेशन का वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे डिप्लेशन का वर्ड यूज होगा। देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन डिप्लेशन एंड डिप्रिसिएशन इज दैट फॉर्म इज कंसर्न विद एक्सोजन इकोनॉमिक रिसोर्सेज बट लेटर रिलेटेड टू एजेज ऑफ एन एसेट्स। जैसे कि अभी हम बताएं कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो एसेट्स पे लागू होता है और डिप्लेशन जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स पे लागू होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है देयरफॉर डिप्लेशन एंड डिप्रिसिएशन आर गिवन सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये जो होता है वो सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है, पर इसका यूजेज जो है वो अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा डिप्रिसिएशन एंड डिप्लेशन। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, मतलब चार्जिंग डिप्रिसिएशन का मेथड के बारे में बात करेंगे, किसके कितने मेथड होते हैं, इसके मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये तीन मेथड जो है ना वो एक ही मेथड का नाम है। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहिए या तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहिए, ये तीनों मेथड जो है वो एक ही मेथड होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ इक्वल यूजेज ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स इंटायर यूजफुल लाइफ। अ फिक्स्ड एंड equal amount is charged as depreciation in every accounting period during the lifetime of an asset। देखिए इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें मतलब कि पर ईयर डेप्रिसिएशन एक ही होगा, है ना। इसमें फिक्स्ड जिसको बोलते हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। मान लीजिए 10 लाख का कोई कार आप खरीदे हैं तो उसका एक साल में यदि उसका 10% दिया हुआ है, मतलब 1 लाख डिप्रिशिएट कर रहा है, तो उसका नेक्स्ट ईयर भी 10% 1 लाख ही होगा डेप्रिसिएशन, उसका भी नेक्स्ट ईयर जो होगा उसका भी डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होगा। मतलब पर ईयर इसका डेप्रिसिएशन बोलिए कि 1 लाख जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, इसको समझिए। हाँ, इसके बारे में हम जब प्रॉब्लम बनाएंगे ना
तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसका अभी बेसिक देखिए, इसका रूल देखिए, इसका रूल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस नेट एस्टिमेटेड नेट रेसिडेंशियल वैल्यू बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट बाय एक्वाजिशन कॉस्ट इनटू 100। अब इसका रेट निकालना है आपको, तो डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रेट दिया हुआ रहता है। अभी हम बोले कि 10 लाख का डेप्रिसिएशन है, उसका 10%, 10 लाख का कोई एसेट्स है, उसका 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन निकल गया। बट अब हमको डेप्रिसिएशन दे दिया 1 लाख का, है ना। अब हमको रेट निकालना है कि भाई कितना रेट होगा इसका, कैसे निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो पर साल जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए 1 लाख डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसका एक्वाइजेशन कॉस्ट कितना था, मतलब 10 लाख कॉस्ट था, तो 1 लाख बाय 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो जो आएगा वो आपका रेट आ जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई सिंप्लिसिटी, मेक इट पॉपुलर मेथड ऑफ अब प्रैक्टिस। देखिए ये क्या होता है, ये वेरी सिंपल होता है। एक बार इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिए, उसके बाद पर ईयर आप इसी डेप्रिसिएशन को बार बार आपको डिडक्ट करना है। तो ये बहुत इजी होता है, बहुत सिंपलिसिटी होता है, बहुत साधारण होता है। एसेट्स कैन बी डिप्रिशिएट अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ और जीरो वैल्यू, देयरफॉर दिस मेथड मेक्स इफ इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट फुल डिप्रिसिएशन कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। देखिए ये क्या होता है कि इसका अभी हम बोले कि ये पर ईयर एक ही डेप्रिसिएशन होता है, इसमें डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू रहेगा ना वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ 10 साल का इसका लाइफ है, तो 10 साल यदि इसका डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे तो सेम वही जो पहला साल का होगा 1 लाख, तो दूसरा साल का भी 1 लाख, तीसरा साल का भी 1 लाख, मतलब इसमें अमाउंट चेंज नहीं होता, इसलिए इजी होता है, सिंपलिसिटी होता है, बहुत साधारण होता है। एवरी ईयर सेम अमाउंट ही चार्ज डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो एवरी ईयर जो होता है वो डेप्रिसिएशन सेम होता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि 10 लाख का एसेट्स है, उसका डेप्रिसिएशन यदि 10% निकलता है तो 1 लाख है, तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब उसका मेंटेन करेंगे तो पर ईयर आप 1 लाख डिडक्ट करेंगे, 1 लाख ही लिखेंगे, है ना। इसलिए इजी होता है। देखिए दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड। देखिए इसका यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करने में बहुत आसान तरीका है ना। देखिए एक्यूरेटली एंड वेयर द यूज ऑफ एसेट्स इज कंसिडर्ड फ्रॉम द ईयर टू ईयर सच लीजहोल्ड बिल्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसका सीमाएं के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का सीमा लिमिटेशन क्या है। देखिए दिस मेथड इज बेस्ड on the faulty assumption of same amount of the utility and assets in different accounting year। देखिए अभी हम बताएं कि ये जो सेम अमाउंट पर डिफरेंट ईयर में, मतलब प्रत्येक साल में इसका अमाउंट जो रहेगा वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में यदि डेप्रिसिएशन 1 लाख है तो सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होगा, थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होगा। डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन व्हेन एडिशनल एसेट्स आर परचेज। हाँ यदि एडिशनल एसेट्स परचेज करते हैं बीच में कभी, तो इसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। अनइवन चार्ज टू पीएल अकाउंट, टोटल चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन एसेट्स विल बी लेटर इन द अर्लियर ईयर्स एंड हैवियर इन द लास्ट ईयर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एज्यूम्पशन दैट एसेट्स गिव इक्वल रिजल्ट ओवर डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट ईयर में एसेट्स जो होता है वो इक्वल दिखाता है। जैसे अभी हम बताएं कि हर साल उसका डेप्रिसिएशन होगा, सेम होगा, है ना, इससे एसेट्स का वैल्यू निकालने में आसानी होता है। देखिए दूसरा है रिटर्न डाउन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 10 लाख का एसेट्स है ना, 10 लाख का एसेट्स है, तो उसमें पहला ईयर में, फर्स्ट ईयर में 10% बोले 1 लाख डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए, तो दूसरा ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा कि उसका 1 लाख लेस करके जो 9 लाख बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन होगा, उसका 10% 90,000 है ना। उसके बाद जो बचेगा तो उसमें जो रिमेनिंग बचता है ना उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। और स्टेट लाइन में क्या था कि पर ईयर एक ही डेप्रिसिएशन रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डेप्रिसिएशन चेंज होते रहता है, जिसका जो वैल्यू रहता है उसी पे होता है। देखिए रियलिस्टिक हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अर्लियर ईयर्स। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बताएं
कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल अलग अलग होता है, एक ही जैसा नहीं होता है यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे, रियलिस्टिक, यहाँ पे देखिए एसेट्स को जितना यूज करेंगे है ना उतना उस पर उसका डेप्रिसिएशन होता है। कुछ ऐसे एसेट्स होता है जो यूज पे डेप्रिसिएशन होता है, जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा कोई भी बाइक खरीद लिए और उस बाइक में ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप ज़्यादा चला रहे हैं, तो उस बाइक में ज़्यादा डिप्रिसिएशन होगा, उस बाइक में ज़्यादा घिसावट आ जाएगा है ना, तो उसका वैल्यू जो है सो उससे कम हो जाएगा। अब एक ही समय में यदि हम दो बाइक परचेज करते हैं, मान लीजिए 2 साल तक एक बाइक को बहुत चलाया और एक बाइक को बहुत कम मतलब चलाया, उसका मेंटेन भी किए, तो दोनों बाइक को यदि सेल करेंगे दोनों बाइक को, तो उसका अमाउंट आपको जो ज़्यादा चला है उसका तो कम मिलेगा और जो कम चला है उसका ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो कम चला है उसका मेंटेनेंस भी किए, तो क्या होगा कि उसका उस बाइक देखने में भी अच्छा लगेगा और उसका अंदर का भी जो इंजन वगैरह है वो सब भी ठीक रहेगा, तो उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जो जिसका आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू तो कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बता रहा है रियलिस्टिक के बारे में कि जो जितना यूजेज होगा उसके अनुसार डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पे देखिए इक्वल बर्डन में क्या होता है कि अब मान लीजिए कभी कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं उसमें कभी आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, ज़्यादा डेप्रिसिएशन अमाउंट रखते हैं और नेक्स्ट ईयर कम रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि कभी आपका डेप्रिसिएशन कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा तो कभी कम प्रॉफिट आ जाएगा। इसलिए क्या होता है इसमें इक्वल बर्डन में लाना है कि नहीं, प्रत्येक बार एक ही होना चाहिए है ना। देखिए टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स एक्सेप्ट दिस मेथड, इनकम टैक्स जो है ना इस मेथड को एक्सेप्ट करती है, WD रिटर्न डाउन मेथड को है ना, WDM को इनकम टैक्स फॉलो करती है, इसी को एक्सेप्ट करती है। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस गेट रिड्यूस्ड बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ इन अर्लियर ईयर। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्सोलेंस गेट्स रिड्यूस करता है, मतलब ऑब्सोलेंस मतलब समझा चुके थे कि पहले देखिए ये बड़ा बड़ा टीवी आपको फिगर में दिख रहा है ना, वो पहले इस तरह का टीवी रहता था, लेकिन अभी देखिए अब ये टीवी आता है क्या, अभी देखिए आपके घर में एक LED होगा, उस LED को देखते होंगे, तो ये ऑब्सोलेंस है। यहाँ पे देखिए सुटेबल फॉर लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स विच रिक्वायर्ड इंक्रीज रिपेयर इन एक्सपेंसेस इन लेटर ईयर्स। इसमें क्या होगा कि इसको यदि सही करने के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस लगेगा रिपेयर करने के लिए है ना, तो इसका एडवांटेज होता है रिटर्न वैल्यू का। देखिए लिमिटेशन रिटर्न एंड वैल्यू का क्या है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैन नॉट बी फुली रिटर्न ऑफ सो दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स नेवर बी जीरो। अब इसमें क्या होता है कि ये डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी फुली रिटर्न ऑफ, मतलब ये फुली रिटर्न ऑफ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा है ना, क्योंकि पूरा का पूरा रिटर्न मतलब इसका डेप्रिसिएशन नहीं निकलता है। डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसका डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना वो निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ना, क्योंकि पर ईयर का जो है वो अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। उसमें क्या होता था कि पर ईयर का एक ही होता था, एक ही डेप्रिसिएशन निकाल दिए और बार बार उसी को वहाँ पे लिखना है। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट थोड़ा सा है। देखिए यहाँ पे SLM वर्सेज WDF, मतलब स्टेट लाइन मेथड वर्सेज WDF के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों में क्या है ना, डिफरेंस क्या है। देखिए बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, देखिए स्टेट लाइन मेथड में जो होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्जिंग होता है और यहाँ क्या होता है बुक वैल्यू पे। अब देखिए बुक वैल्यू पे क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट पे क्या है। ओरिजिनल कॉस्ट मान लीजिए एक मशीन को आप परचेज किए 4 लाख में, उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो है, उसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, ये सारे चीज़ ऐड कर दिए 1 लाख रुपया मान लीजिए उसका सबका है, तो 5 लाख रुपया वो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट निकला कि 5 लाख उसका परचेज प्राइस हुआ। अब उस पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो ये पर ईयर जो होगा उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए 1 साल का यदि 50,000 डेप्रिसिएशन निकलता है तो 5 साल का यदि हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे तो 50,000 ही होगा। लेकिन रिटर्न डाउन मेथड में क्या होता है, यहाँ बुक वैल्यू, इसमें भी वही सिस्टम था थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 4 लाख का परचेज किए, 1 लाख का इंस्टॉलेशन चार्ज है प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये सब जोड़ दिए तो 5 लाख परचेज प्राइस निकला। तो फर्स्ट मान लीजिए 10% हो तो फर्स्ट ईयर में इसका 50,000 डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 5 लाख था, उसमें 50,000 डेप्रिसिएशन लेस कर दिए, कितना बचा 4,50,000। अब सेकंड ईयर के लिए 4,50,000 पे, यानी इसका बुक वैल्यू जो बचा वो 4,50,000। अब 4,50,000 पे डेप्रिसिएशन निकालिएगा 10% तो आएगा कितना 45,000 रुपया। फिर इसका 45,000 रुपया लेस कीजिएगा, 4,50,000 में बचेगा कितना 4,05,000। अब नेक्स्ट जो होगा वो 4,05,000 पर डेप्रिसिएशन होगा।
तो इस तरह का डेप्रिसिएशन यहाँ पे होता है WDF में, है ना। अब देखिए सेकंड में क्या, एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए अभी बताया कि डेप्रिसिएशन का जो एनुअल अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, जैसे कि 5 लाख का फर्स्ट ईयर में है तो सेकंड ईयर में भी 5 लाख होगा, किसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड में। लेकिन WDF में क्या होगा कि ये 5 लाख है तो नेक्स्ट कम होगा, उससे भी कुछ कम होगा, मतलब जिस तरह से वो बुक वैल्यू उसका आएगा उस तरह से इसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होते रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट है टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिपेयर्स। अब अनइक्वल इट इंक्रीज इन लेटर ईयर। देखिए ऑलमोस्ट इक्वल एवरी ईयर। यहाँ पे क्या होता है कि डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स टोटल चार्ज जो होता है स्टेट लाइन में वो अनइक्वल होता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि रिपेयर्स का भी कुछ लग जाता, जैसे कि मान लीजिए एक लाख रुपया लेस किए, उसमें अब 5 लाख का चीज़ था, 1 लाख रुपया डिप्रिसिएशन में चला गया, तो उसमें जो 4 लाख बचा उसका रिपेयर में लगेगा पैसा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें अनइक्वल रिपेयर में लगेगा, रिपेयर में एक जैसा नहीं लगा। इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इक्वल ही लगता है, जितना भी तरह का रिपेयर होगा ये एवरी ईयर एक ही जैसा लगता है। देखिए इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइजेशन नेट रिकॉग्नाइज। देखिए इनकम टैक्स जो है वो स्टेट लाइन मेथड को नहीं एक्सेप्ट करती है, नॉट रिकॉग्नाइज करती है, और WDF मेथड को रिकॉग्नाइज करती है, इसे एक्सेप्ट करती है। देखिए सुटेबिलिटी में क्या होता है, सुटेबल फॉर एसेट्स इन विच रिपेयर्स चार्ज आर लेस। देखिए जो रिपेयर्स जो होता है उसको लेस किया जाता है, और यहाँ पे क्या, सुटेबल फॉर एसेट्स विथ which are affected by technological change and repairs more repairs expenses with passage of time। इसमें देखिए passage of time के अनुसार क्या होता है, और ज़्यादा रिपेयर करना होता है। देखिए अब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, अब चार्जिंग डेप्रिसिएशन एड टू एसेट्स अकाउंट। देखिए अभी हम इसके बारे में बात किए SLM और WVD के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताएंगे आगे कि डेप्रिसिएशन कैसे बनता है और डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री कैसे होता है ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।